मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम संधि भाग 9 पर बात करेंगे। मित्रों, हमने स्वर संधि के सभी भागों पर बात कर ली है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हम कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जो स्वर संधि में की जानी जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो स्वर संधि के नियमों में आते हुए भी नहीं आते हैं। उनको हम अपवाद भी कह सकते हैं और कुछ हम संस्कृत की परंपरा के भी कह सकते हैं। तो ऐसे जो भी शब्द जिनका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया या जो हमारी संधि में नहीं आए हैं, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा ही एक शब्द है विश्वामित्र। अब देखिए दोस्तों, ये शब्द जैसे ही हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि यहाँ दीर्घ संधि होगी। अब दीर्घ संधि होगी तो शब्द क्या बनेगा? विश्व धन अमित्र। तो अमित्र तो कोई अर्थ नहीं रखेगा, अमित्र का मतलब दुश्मन हो जाएगा। तो अब संधि क्या होगी? विश्व और मित्र करते हैं तो दीर्घ संधि का यहाँ गुण नहीं है, न नियम कायदे लगते हैं दीर्घ संधि के। दीर्घ संधि में तो अ और आ मिलकर आ बनते हैं। वहाँ तो अगर दीर्घ संधि करेंगे तब तो अपने को यह करना पड़ेगा, तो ऐसा तो है नहीं। तो अब क्या करेंगे? तो पहले हम इस शब्द के बारे में, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। विश्वामित्र हमारे रामायण में इनका जिक्र आता है। ये वशिष्ठ के समकालीन थे, उनके प्रतिद्वंदी भी थे और राम और लक्ष्मण के गुरु थे, जिनसे उन दोनों ने धनुर्विद्या सीखी थी। तो यह तो उनका ऐतिहासिक जिक्र है। हम जो बात कर रहे हैं इस शब्द की, तो मित्रों यह शब्द हमें रूढ़ रूप में इसी रूप में मिलता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उन्हें हमें ज्यों का त्यों स्वीकार करना पड़ता है। तो ऐसे ही शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं, जो एक अर्थ में, एक रूप में जो स्वीकृत हो जाते हैं, जो मान्य हो जाते हैं, जो परंपरा जिनको स्वीकृति प्रदान कर चुकी होती है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। तो विश्वामित्र भी इसी तरह का एक शब्द है जो इसी रूप में रूढ़ है। तो अब हमसे पूछ लिया जाए कि इस शब्द में संधि है या नहीं है, तो यह संस्कृत की व्याकरण में संधि के रूप में स्वीकृत नहीं है। यह एक समासिक शब्द है। समासिक शब्द क्या मतलब? इसकी जो शब्द संरचना है वो समास के द्वारा हुई है और यहाँ बहुब्रीहि समास है। विस्तार से इस समास के बारे में हम जब समास पर वीडियो बनाएंगे उस समय जिक्र करेंगे। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि विश्व ही जिसका मित्र है, संसार ही जिसका मित्र है, अर्थात ऐसा ऋषि विशेष विश्वामित्र। तो यहाँ बहुब्रीहि समास है और ये संज्ञा रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसलिए इसमें संधि न होकर के समास है। तो हमें संधि के जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। कुछ किताबों में यह संधि के उदाहरण के रूप में रखा हुआ है, परंतु दोस्तों यह संधि नहीं है, यहाँ समास है और बहुब्रीहि समास है। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। यह उदाहरण प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है ना, तो इसलिए पूछ भी लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं कि बताइए इस शब्द में संधि है या समास है। तो कई शब्दों में तो संधि समास दोनों होते हैं, परंतु यहाँ संधि मैंने पहले भी कहा था, जहाँ नियमों से आपस में मेल होता है वहाँ संधि होती है। तो यहाँ उस प्रकार के नियमों का मेल भी नहीं है और रूढ़ रूप में ये हमें शब्द इसी रूप में स्वीकृत होता है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जो विश्वामित्र शब्द है वहाँ बहुब्रीहि समास है और ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है।
दूसरा इसी प्रकार का संधि में एक शब्द आता है प्रतिकार। अब प्रतिकार यूँ तो दिखने में संयोग जैसा लगता है, परंतु चूंकि हमें ये संस्कृत की परंपरा में मिला है तो संस्कृत की परंपरा में इसको संधि रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यहाँ संस्कृत में दो प्रकार से इसका रूप है, प्रतिधनकार, तो इसको यहाँ प्रतिकार भी लिखा जाता है, और उसी प्रकार प्रतिधन घात, जो प्रतिघात लिखा जाता है। हिंदी में इनको प्रतिकार और प्रतिघात ही लिखा जाता है। संस्कृत में यह दोनों रूप ही प्रचलित है, ये भी प्रचलित है, यह प्रचलित है, यही प्रचलित है और यह भी प्रचलित है। मतलब प्रतिकार में इकारा ई है, वो दीर्घ भी है और ह्रस्व भी है। ये कहाँ है? ये संस्कृत परंपरा में है। हमारी भाषा में, हिंदी में, हमें इसी प्रतिकार को स्वीकार करना है और इसी प्रतिघात को स्वीकार करना है। प्रतिघात में वही संधि होगी, प्रतिधन घात। तो ये दो जो उदाहरण थे, यह हमारी संधि, स्वर संधि के से कुछ अलग हटके थे, इसलिए इसका यहाँ जिक्र किया है। अब हम कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र करेंगे जिनमें क्या होता है कि जब संधि विच्छेद करते हैं तब उनमें अलग रूप बनता है, और जब संधि करते हैं तो उनमें रूप की भिन्नता आ जाती है। जैसे शब्द है प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो हमारी आंख के सामने हो। तो यहाँ प्रति, धन, अब शब्द के हिसाब से तो अक्ष होना चाहिए, अक्ष धुरी को कहते हैं, अगर उसे काम चल सकता है हमारा, परंतु मूल में तो ये अक्ष है नहीं। और मैंने जब संधि की बात की थी तब यही कहा था कि संधि पहले हो चुकी है, हमें केवल जो हो चुका है उसको बाहर निकालना है, उसको सामने लाना है या उसको बताना है। तो यहाँ है अक्षी, और अक्षी कहते हैं आँख को। जो आँख के सामने है, जो आँख की ओर है, वो प्रत्यक्ष है। तो अब यहाँ क्या हो सकता है? इसमें क्या है कि जो पदांत है वो अपना रूप बदलता है। ऐसे कुछ एक उदाहरण है जिसमें अंत में स्वर में बदलाव होता है। यहाँ स्वर क्या है? ई है, उसका बदलाव क्या हुआ? अ में हुआ। ऐसे तरह आंख के लिए एक उदाहरण और है, 1000 आंखों के लिए सहस्त्र धन अक्षी। तो क्या बनाएगा? शब्द बना सहस्राक्षर। सहस्राक्षर, सहस्त्र कहते हैं 1000 को। अब यहाँ तो हमने जो अंत में इकारांत था उसको अकारांत बनाया। अब आप देखिए, आकारांत होगा वो अकारांत बन जाएगा। जैसे अहन, अहन दिन को कहते हैं। इसी के साथ आपकी शब्द की जो अर्थ की गहराई है उससे भी आप रूबरू हो रहे हैं, अहन और निशा। तो अब यहाँ आ है वो आ में बदल जाता है, शब्द बन जाता है अहर्निश। अब ये अहर्निश कैसे बना वो हम व्यंजन संधि में बात कर लेंगे। अभी यहाँ आपको यहाँ देखना है, यहाँ आ का अ बना है। वैसे ही प्रभु, यहाँ ऊ का, प्रभु में मूल में क्या है? अब ये प्रभु मूल में ऐसा है और संधि विच्छेद करते हैं तो ये ऐसा है। तो इस दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ में बदलाव हो जाता है। उसी प्रकार ये रात्रा वाला शब्द पीछे जो रात्रा आता है उसमें इकारांत का वही वापस आकारांत हो जाता है। कैसे? हम यहाँ उदाहरण देखते हैं। जैसे आपने ये नव धन रात्रि, तो इसका जब हम संधि करते हैं तो क्या बनता है? इकारांत का अकारांत हो जाएगा, नव रात्र। वैसे दिवा
धन रात्रि, संधि करेंगे क्या बनेगा? दिवा रात्र। अब यहां अहन रात्रि, तो संधि करेंगे क्या बनेगा? अहो रात्र। तो बस आपको यहां ध्यान रखना है कि रात दिन वाले शब्द, एक अक्षी वाले शब्द और ये प्रभु वाला उदाहरण, ये इन उदाहरणों को आप ध्यान में रखेंगे तो हम स्वर संधि से इतर जो बातें हैं या जो उदाहरण हैं उनकी समझ ठीक कर लेंगे। अब हम कुछ, अभी तो यहाँ आखिर में तब्दीली हो रही थी, अब कुछ हम उनको देखेंगे जहाँ पूर्व रूप में वो जो शब्द का संधि में जो अंतिम शब्द है उसका प्रथम वर्ण में कैसे बदलाव होता है, वो कैसे पूर्व रूप में शामिल हो जाता है। अभी इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखो, इस संस्कृत में पर रूप और पूर्व रूप संधि है, तो वहाँ उनके नियम कायदे हैं। तो हमारी भाषा में पर रूप और पूर्व रूप संधि के न तो कोई उदाहरण है और न ही उसका कोई चलन है। इसलिए संधि की बात करते समय हम स्वर संधि में केवल 5 भेदों की ही बात करते हैं। इनको फिर अपवाद में रख करके विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जैसे कुल्टा, अब कुल्टा दीर्घ संधि के हिसाब से तो ये होना चाहिए था, कुलाटा होना चाहिए था, परंतु यह इस रूप में बदल जाता है, इसको कहते हैं पूर्व रूप। तो वहाँ तो संधि है, इसके नियम कायदे हैं, हम यहाँ इनको अपवाद में रख करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सारंग पक्षी को कहते हैं, तो सार धन अंग, अब यहाँ सारांग होना चाहिए था, परंतु यहाँ वो पूर्व रूप में शामिल हो जाता है, ये सारंग बन जाता है। वैसे जो स्त्रियां सिर में मांग रखती है, जो सिंदूर भरती है, जो एक रेखा सी होती है जिसमें सिंदूर भरा जाता है, उसको हम कहते हैं सीम धन अंत, सीमंत। ऐसी स्त्री को सीमंतिनी बोलते हैं। तो अब यहाँ तो सीमांत होना चाहिए था, परंतु यहाँ सीमंत होता है। हालांकि यहाँ सीमांत शब्द भी प्रचलन में एक और है, जिसका अर्थ दूसरा होता है, जो सीमा जहाँ खत्म होती है उसके लिए सीमांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये जो उदाहरण है वो दीर्घ संधि में प्रयुक्त होता है। उसी तरह जो पतंजलि है, जो वैयाकरण हुए हमारे, उनमें भी पूर्व रूप में शामिल हो जाता है। जैसे पतत और अंजलि है। अब ये गायब हो जाएगा, पतंजलि। उसी प्रकार अपंग है, तो अपधन अंग है, संधि क्या बनेगी? यह अपंग। तो हमारी दीर्घ संधि के हिसाब से तो अपांग बनना चाहिए था, और यहाँ तो अलग ही काम बन जाता, ये पत तय पूरा हो जाता, पतंजलि बनता। तो यह और यह, फिर ये सब हमारी भाषा में स्वर संधि के अपवाद हैं। जब स्वर संधि के सारे नियम कायदे कर लेंगे, उसके बाद में इन उदाहरणों को संधि विच्छेद समेत याद रखना जरूरी है। इसी प्रकार एक शब्द है मार्तंड। तो मार्त कहते हैं भस्म को, राख को, और संधि है इसमें सामने अंड शब्द है, तो इसको मिलाते हैं तो क्या बनता है? मार्तंड। वही बात है, यह पूर्व रूप में बदल जाता है। तो इस प्रकार अभी हमने स्वर संधि में जो जो नियम कायदे से शब्द नहीं आ रहे थे, उन सारे शब्दों का जिक्र किया है, और कुछ एक दो शब्द जो इससे मिलते जुलते हैं उनका यहाँ जिक्र नहीं किया गया है। आप पाठ्य पुस्तकों में देख सकते हैं, मेरे
टेलीग्राम चैनल पर भी उनको देख सकते हैं। तो आज हम स्वर संधि पर पूरी बात कर चुके हैं, पांचों संधियों पर बात कर चुके हैं, उनके अपवादों पर बात कर चुके हैं और उनके अनेक उदाहरणों पर भी बात कर चुके हैं। तो साथियों, पहले भी मैंने जिक्र किया था, फिर जिक्र कर रहा हूँ। अब आपका काम यही है कि इन 5 संधियों में जो जो उदाहरण आए हैं उन उदाहरणों को ठीक से समझें। फिर जितने उदाहरण आप स्वयं अपनी कॉपी में कर सकते हैं, उन शब्दों को लिख करके, अखबार में पढ़ करके, समाचार पत्र जो समाचार जो सुनते हो उसमें कोई शब्द आता है तो वहाँ से सुन करके, तो कहीं पर भी कोई भी स्वर संधि वाले उदाहरण मिलते हैं तो उनको आप हाथ से करके देखो। अगर इतना आप अभ्यास कर लेंगे तो मेरा यह मानना है कि स्वर संधि में किसी प्रकार की कोई भी भ्रांति आपके पास नहीं बचेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कॉपी पेन लेकर के इस काम में लगोगे और अधिक से अधिक उदाहरणों पर काम करोगे। जब तक उदाहरणों पर काम नहीं करोगे तब तक मैं चाहे कितने भी नियम कायदे रटा दूं, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लूं, आप संधि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए, नई नई बातों से अवगत होते रहिए और शब्द की इस दुनिया में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।